हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी पर। मैं कपिल शांडिल्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई ऑन ट्रैक शुरू कर दी है। आज आप सुबह टाइम से उठे और अपनी पढ़ाई को एक शेड्यूल के रूप में आपने फॉलो किया। उसी शेड्यूल के रूप में आपको एक क्लास हम भी देते हैं और वो क्लास होती है 11 बजे। सुबह 11 बजे रोजाना एक क्लास होती है जिसमें हम 20 से 30 क्वेश्चन रोजाना डिस्कस करते हैं जीएस के। तो ये जो क्लास होगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, नए हैं या पुराने हैं, ये क्लास किसके लिए बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले ये क्लास जो है जीएस फॉर ऑल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस फॉर ऑल एग्जाम ये उसके लिए सूटेबल होगी। ठीक है, क्लास पूरा देखिए, आपको बहुत बेटर फील होगा, बेटर कंटेंट दिया जाएगा और साथ ही साथ आप जब क्लास के बाद फील करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है। उसके बाद स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए मैं आपको बताता हूँ, टीचिंग एग्जाम से जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, केवीएस पीआरटी का पार्ट इसके अंदर है। केवीएस पीआरटी में आपको जो टॉपिक दिए गए हैं उसके क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, प्लस कुछ स्टैटिक जीएस भी इसके अंदर डाली गई है जो कि आपके करंट अफेयर्स में भी आ सकती है। उसके बाद डीएसएसबी की तैयारी करने वाले, डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए टीजीटी का जनरल पेपर जो होता है और पीजीटी का जो जनरल पेपर होता है उससे संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा एईएस की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, चाहे वो पीआरटी है या टीजीटी है या फिर पीजीटी है, उनका जनरल पार्ट जो जीएस का पार्ट है, इवन प्रिंसिपल के पेपर में भी हमने जीएस का पोर्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो जीएस ये जो पार्ट है ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और खास तौर से जो टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट का कर रहे हैं या सेंटर की केवीएस की कर रहे हैं या फिर डीएसएसबी कर रहे हैं, टीजीटी एसएसटी के लिए ये एक कम्प्रिहेंसिव क्लास रहेगी क्योंकि टोटली उनका सब्जेक्ट तो कवर हो ही रहा है। चलिए क्वेश्चन पहले से शुरू करते हैं। अगर आप आज पहली बार हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस और कंटेंट क्लासेस जो है डिस्कशन, सॉरी ये रिवीजन क्लासेस है, ये कंटेंट क्लासेस नहीं है, लेकिन रिवीजन क्लासेस भी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, भले आप हमारे साथ हमारे कोर्स से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो अगर आप रिवीजन के लिए आए हैं, जो कोर्स में एनरोल्ड स्टूडेंट है उनका तो अच्छा रिवीजन होगा ही होगा, बाकी बच्चे अपने लेवल पे अगर पढ़ रहे हैं तो उनका भी रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए बढ़िया क्लासेस होगी। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट मैराइन सेंचुरी इन इंडिया हैविंग विद इन इट्स बाउंड्स कोरल रीफ्स, mollusks, dolphin, tortoise and various kind of seabirds has been established in where? भारत में पहला समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमा के भीतर परवाल भित्तियां, मोलस्क, डॉल्फिन, कछुआ और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। वहीं पर एक ऐसी पूरे भारत में चिल्का झील के अंदर ही, चिल्का झील हमने उड़ीसा के तट पे बताया था कि समुद्र तट से के अंदर लेगून लेक है, ये बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल के पास ये उड़ीसा में आपको बताया गया था। इस तरीके से ये समुद्र के पानी से अटैच लेक है, लेगून लेक, जिसका नाम है चिल्का। और मैंने कहा था कि पूरे भारत में एक ही जगह पर, एक ही झील के अंदर इरावती डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, और बाकी उड़ीसा तट फेमस है कछुओं के लिए। ठीक है, कछुओं के लिए यहाँ फेमस है, परवाल भित्ती, मोलस्क, बाकी चीजें भी यहाँ मिलती है। तो राइट आंसर हमारा आ गया है चिल्का लेक। सुंदरबन जो है ये फेमस है किसके लिए? यहाँ पर ज्वारीय मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि ज्वारीय वन जो होते हैं। ठीक है, जहाँ पर टाइड आते रहते हैं, टाइडल फॉरेस्ट इनको कहते हैं। और ये फेमस है किसके लिए? यहाँ पर एक ट्री होता है मैंग्रोव ट्री, सुंदरी ट्री जो है काफी पाया जाता है और इसी वजह से सुंदरबन डेल्टा का नाम ये पड़ा है, सुंदरबन डेल्टा, इसी सुंदरी ट्री की वजह से, जो कि एक टाइडल फॉरेस्ट है। ये टाइडल फॉरेस्ट की खास बात ये होती है कि इनकी लकड़ी हल्की होती है और इसी वजह से ये शिप्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, यानी कि जहाज रानी उद्योग में ये काम आते हैं। हल्की लकड़ी होती है तो ये डूबेंगे कम, लाइट होंगी तो जहाज रानी उद्योग में हेल्पफुल होते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ, इसी में कच्छ के रन में आपको जो है वाइल्ड एश मिलता है।
अगर भारत के अंदर पूछा जाए कि सब जंगली गधा कहाँ मिलता है, तो वो रन ऑफ कच्छ में मिलता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, ठीक है। ये अरेबियन सी के अंदर आपको मिलेंगे लक्षद्वीप, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है चिल्का लेक। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन क्या कहता है? हिमालयज आर कंसिडर्ड एज व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन? कई तरह की माउंटेन होती है, रिलीफ माउंटेन होती हैं जो कि ऊंचाई पर स्थित चीजें हैं, तो उनको कह देते हैं रिलीफ माउंटेन। कई बार ऐसा होता है कि समुद्र के किनारे जो है, समुद्र की लहरें काट काट के उसको रिलीफ में कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद सबमरीन माउंटेन जो होती है, जो समुद्र के नीचे वाली माउंटेन है, समुद्र के नीचे तो ये भी नहीं है और ना ही ये बनेगा। वोल्केनिक माउंटेन, कई माउंटेन ऐसे होती हैं कि नीचे से वोल्केनो इरप्शन हो गया, यहाँ से लावा निकल रहा है और वो माउंटेन का रूप लेता जा रहा है और आपको उसकी शेप कुछ कुछ ऐसी बन जाएगी, तो ये भी नहीं है। उसके बाद है टेक्टोनिक माउंटेन। टेक्टोनिक माउंटेन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, आप सभी जानते हैं कि यूरेशियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ थी और उसके साथ आकर मिली है कौन सी प्लेट? इधर से साउथ की तरफ से इंडियन प्लेट आके मिल गई है, ठीक है। ये इसका कंटिनेंट पार्ट है, ये इसका ओशन पार्ट है। ओशन पार्ट थोड़ा पतला होता है, तो दिस इज इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट सबसे तेजी से मूव करने वाले प्लेट है, 7 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ये चल रही है। सभी वर्ल्ड के जितने भी प्लेट्स हैं, सबसे ज्यादा अगर स्पीड आपसे पूछी जाए तो वो इंडियन प्लेट की होगी, ठीक है। तो बीच में जो भी चीज डिपॉजिट हुई वो यहाँ पर गैदर हुई और गैदर होने की वजह से प्लेट मूवमेंट हो रहा है ना, तो प्लेट मूवमेंट की थ्योरी को टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में काफी डिटेल में हमने क्लासेज में आपको बताई है कि हिमालय कैसे बना है, ठीक है। वो अब रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, काफी अच्छा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा ये, करंट अफेयर में भी। मेकोंग गंगा सहयोग योजना क्या है? गंगा नाम आया तो इसका मतलब इंडिया तो इन्वॉल्व है ही। एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड म्यांमार, क्या ये है? ए ज्वाइंट टूरिज्म इनिशिएटिव ऑफ सम एशियन कंट्रीज, क्या ये है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ए डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स ईस्टर्न नेबर्स। देखिए, भारत की एक पॉलिसी है जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि भारत के ईस्ट की तरफ कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज जो आसियान ग्रुप बना के अपना एक ग्रुप उनका है। इन कंट्रीज के हित काफी काफी भारत जैसे हैं और चाइना जो है इनको इनके ऊपर भी हावी होने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से साउथ चाइना सी है। और इसके अंदर वो म्यांमार नहीं, वियतनाम के साथ, बाकी देशों के साथ अपना प्रेशर बना रहा है, उनके ऊपर पूरे सी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इधर भारत में भी हिंद महासागर में उसने मोतियों को माला, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है थ्योरी को अपनाया है। और कई देशों कई देशों में जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद श्रीलंका के अंदर, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर, म्यांमार के अंदर, सभी जगह पर ये अपने पोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उन पोर्ट्स पे उसकी सेना भी रहेंगी तो उन पे प्रभाव बना रहा है। तो इसलिए भारत ने एक ज्वाइंट टूरिज्म इनिशिएटिव किया ताकि इन देशों के साथ हमारा टूरिज्म भी बढ़े और उसी टूरिज्म के रास्ते हमारा व्यापार भी बढ़ेगा फिर, ठीक है। इसलिए भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर कौन सा देश आएगा? म्यांमार के साथ। उसके बाद बाकी देश आएंगे जिसमें थाईलैंड भी है, और थाईलैंड के बाद इसमें लाओस भी है, लाओस, ठीक है, और वियतनाम भी है, कंबोडिया है। ये सारे देश जो हैं, इन देशों के साथ भारत जो है रोड से कनेक्टिविटी करेगा और साथ ही साथ टूरिज्म इनिशिएटिव करेगा, क्योंकि बुद्ध धर्म भारत में ही शुरू हुआ है। तो भारत में बुद्ध के धर्म के भी काफी प्लेसेस हैं और वहां पर भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का नाम मेकांग गंगा किया गया है, क्योंकि ये मेकांग गंगा एक बड़ी रिवर है इस रीजन की, जो कि चाइना के तिब्बत से निकल के लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन बहुत सारे देशों में बहती भी है, थाईलैंड वगैरह में। तो इसलिए मेकांग गंगा सहयोग इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। रेन शेडो रीजन गेट्स व्हाट? वृष्टि छाया क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। हमने कल भी बताया था कि जो ये वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, मानसून जो वर्षा होती है उन क्षेत्रों का, ठीक है। तो मानसून की पवनें जब रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल फील करती है, कोई अवरोध आता है, तो पीछे से तो मानसून पवनें आ ही रही हैं, तो ये इनको प्रेशर करेगी तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं और फिर ऊपर जैसे जाएंगे टेम्परेचर डाउन आएगा और टेम्परेचर डाउन आने की वजह से रेनफॉल होगी। अब इन
इन सारी पवनों से जब मॉइस्चर घट जाएगा और ऊपर टेम्परेचर कम है तो ये ठंडी हो जाएंगी, और जैसे जैसे और ऊपर उठेंगी तो ये क्योंकि ठंडी हो गई तो भारी हो गई, नीचे की तरफ बैठेंगी। तो दिस पार्ट इज रेन शेडो एरिया। ठीक है, रेन शेडो एरिया यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्र में जब हवा ऊपर नहीं उठने की बजाय नीचे बैठ रही है तो नीचे तो बादल नहीं बनेंगे। ठीक है, जब हवा ऊपर उठेगी ठंडे एरिया में जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर की तरफ घटता है तो नीचे की तरफ तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसकी वजह से बादल नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर बहुत कम या ना के बराबर रेनफॉल होगी। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल तो नहीं होगी। रेनफॉल 6 मंथ इन ईयर, ये भी कोई बात नहीं है, थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा। स्कैंटी और नो रेनफॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेन शेडोज आर एसोसिएटेड विद व्हाट। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझे लगता, अच्छा नहीं नहीं, ये रेन शेडो किससे रिलेटेड है, कन्वेक्शनल रेनफॉल से या ओरोग्राफिक रेनफॉल से या साइक्लोनिक रेनफॉल से या फिर नन ऑफ द अबव। तो संवहनीय वर्षा जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हवाएं, धरती गर्म होती है और वहाँ से आसपास की जब धरती गर्म होके हवा को गर्म कर देती है और हवा हल्की होके ठंड ऊपर की तरफ उठती है और बहुत जो है हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर। दिस इज कन्वेक्शनल या संवहनीय धारा। तो यहाँ पर तो कोई रेन शेडो नहीं बना, जहाँ पर ये हो रहा है वहाँ पर सब जगह बारिश हो रही है। ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतीय वर्षा वर्षा को कहते हैं। अभी मैंने बताया था पर्वतीय वर्षा, मानसून जो वर्षा है वो पर्वतीय टाइप की वर्षा है, जहाँ पर उसको दिखाई दे कुछ रास्ते में अवरोध होगा, पर्वत होगा तो बारिश हो जाएगी वरना नहीं होगी। तो रेन शेडो भी वहीं पर ही बनेगा। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल ऐसा हो जाएगा कि लैंड का कोई ऐसा पोर्शन है या समुद्र का कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से सारी हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो गया, सारी हवा चली गई है ना, तो एयर प्रेशर कम हो गया है। जब एयर ऊपर की तरफ उठ रही है तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है, तो आसपास की चारों तरफ की हवाएं आती हैं भागी हुई और चक्रवाती वर्षा करती है बहुत तेजी से, तूफान आता है और बहुत बड़ा बादल बन के और बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल हो गया, तो ये हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर द ड्रेनेज बेसिन ऑफ कावेरी। कावेरी जल विवाद अगर आपने पढ़ा है, काफी पेपर में आता है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। ठीक है, तो आप इसको आंसर दे पाएंगे। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी हिल है, ब्रह्मगिरी हिल, और ये कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, और ये कर्नाटक से वैसे तो डायरेक्टली तमिलनाडु में चली जाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो इन दोनों देशों के, दोनों राज्यों के बीच में विवाद होना चाहिए इसके पानी को लेकर, लेकिन इस ये जहां से निकलती है, एक दो रिवर जो है ड्रेनेज, इसमें छोटी रिवर पानी जो है इसका एरिया, कैचमेंट का एरिया जो है वो केरला से भी है। ठीक है, केरला से ये खुद तो नहीं जाते लेकिन कुछ पानी, बारिश का पानी बह के केरला में जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है कावेरी के ड्रेनेज बेसिन को साझा नहीं करता, कर्नाटक करता है, तमिलनाडु करता है, केरला करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया आंध्र प्रदेश नहीं शेयर करता है, आंध्र प्रदेश का कोई भी एरिया इसको ड्रेनेज बेसिन में नहीं आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द ड्रेनेज बेसिन ऑफ कृष्णा। क्वेश्चन तो रिवर से टॉपिक है, सभी में कॉमन है, केवीएस में भी कॉमन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर द ड्रेनेज बेसिन ऑफ कृष्णा, कौन सा रीजन कृष्णा के ड्रेनेज बेसिन को शेयर नहीं करता है। कृष्णा रिवर की बात करें तो ये आप सभी जानते हैं कि ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो महाराष्ट्र तो इन्वॉल्व है। उसके बाद महाराष्ट्र से ये कर्नाटका से इसका बेसिन थोड़ा बनता है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में आ जाती है। ठीक है, आंध्रा, क्योंकि कर्नाटका में आप देखिए कृष्णा रिवर की कुछ सहायक नदियां जैसे तुंगभद्रा रिवर है, वो कर्नाटका में तो है, विजयनगर इसके के अवशेष यहाँ पर मिले हैं हम्पी नामक स्थान पर, फिर आंध्र प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से ही कृष्णा का डेल्टा बन जाता है। तो तमिलनाडु इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, डी आंसर हमारा हो गया कि तमिलनाडु इसके बेसिन को शेयर नहीं करता है। नया क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट सी बीच। इनमें से किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा समुद्री बीच है, ये तट नहीं करेंगे इसको प्लीज आप, बीच समुद्र का बीच है। ठीक है, समुद्र सबसे बड़ा तट तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बीच की बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बीच, अच्छा ये क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट सी बीच है ना, तो ये देखिए तमिलनाडु में लॉन्गेस्ट सी बीच है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सी बीच देखने को मिलता है। तमिलनाडु के चेन्नई में आप जाएंगे तो वहां पर एक बीच है जिसका नाम है मरीना बीच। इस मरीना बीच ये भारत का सबसे बड़ा बीच है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोस्ट सबसे बड़ा किसका है तो गुजरात का है, और दूसरे नंबर पर कोस्ट फिर आंध्र प्रदेश का है।
ठीक है, क्वेश्चन अलग है, थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया, इनमें से कौन सा स्टेट एरिया के कंपैरिजन में सबसे छोटा है। आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के कंपैरिजन में, अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो गोवा है। ठीक है, तो हमें कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। सिक्किम से क्वेश्चन बनता है कि सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन किस राज्य की है, तो वो सिक्किम की है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। द प्लेस अलवेल, कोयना एंड कोरबा, ये किसके लिए फेमस है। तो ये सारे के सारे स्थान आप देखेंगे या तो ये वेस्टर्न घाट के ऊपर है या ईस्टर्न घाट के ऊपर है। ठीक है, और अगर आपने सोइल्स पढ़ी है, ठीक है, आपको केवीएस के कोर्स में करवाया गया है, करवाया अभी नहीं करवाया, पहले तो करवाया था, अभी नए कोर्स जो रीलॉन्च किया गया है उसमें आपको केवीएस के कोर्स में ये चीज़ करवाई जाएगी, क्लासेस आने वाली है। और इसके अलावा डीएसएसबी के कोर्स में भी अभी आने वाली है। ठीक है, तो ये अगर सोइल आपने पढ़ी है तो आपने एक लेटराइट मिट्टी के नाम पढ़ा होगा। लेटराइट मिट्टी जो है, सोइल जो है, ये ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल भी हाई होता है। ठीक है, लेकिन वो रेनफॉल रुकता नहीं है और बह के पानी चला जाता है। तो ऐसी जगह पर एक मिट्टी बनती है जिसका नाम है लेटराइट मिट्टी। दिस लेटराइट मिट्टी इज ए गुड सोर्स ऑफ, यहाँ बॉक्साइट की खानें होती हैं जो कि एल्यूमिनियम की गुड सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है ये, क्योंकि सारे के सारे पार्ट आप देखिए, ये कोरबा या कोयना, ये सारे वेस्टर्न या ईस्टर्न घाट दोनों पे है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। बॉक्साइट किसका अयस्क है, इससे कौन सी मेटल निकाली जाती है, किसका ओर है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया लेटराइट मिट्टी इज ए गुड सोर्स ऑफ बॉक्साइट एंड दैट बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भारत की सेकंड लार्जेस्ट जो है इंडस्ट्री है अगर मेटल के क्षेत्र में देखें तो। ठीक है, पहले पे आयरन स्टील इंडस्ट्री है। भीमताल कहाँ पर है। ठीक है, आपको नैनीताल तो सुना ही है, लेकिन भीमताल सुना है कभी। तो नैनीताल में आप जाएंगे बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी, लेकिन उसी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एक और ताल मिलेगा जिसका नाम है भीमताल। ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल तो गलत है, और लेक अराउंड नैनीताल ये तो ठीक है, ट्राइबली इनको काट दीजिए। और ये नैनीताल जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। द गोविंद सागर रिजर्वायर इज फॉर्म्ड वेयर, गोविंद सागर जलाशय का निर्माण कहाँ पर हुआ है। देखिए, आप सभी को वैसे तो ये सारे ही बांध याद होने चाहिए, रंजीत सागर, ये राजस्थान कैनाल क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आएंगे, स्पेशल डैम के ऊपर एक क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है ये स्टैटिक जीएस का पार्ट भी है, और ये क्योंकि अगर रिवर्स के ऊपर बनाए तो रिवर्स का पोर्शन भी हो जाता है। गोविंद सागर रिजर्वायर इज फॉर्म्ड इन वेयर, गोविंद सागर जलाशय का निर्माण कहाँ पर हुआ है। तो अब देखिए भाखड़ा डैम है जो कि सतलुज नदी के ऊपर है। इस भाखड़ा डैम में आप देखिए हिमाचल प्रदेश में ये भाखड़ा डैम है, और ये बॉर्डर पे है पंजाब के। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हिमाचल प्रदेश में काउंट करते हैं। भाखड़ा नांगल डैम है, भाखड़ा और नांगल दो डैमों के नाम है, इकट्ठा बोल दिया जाता है, सतलुज नदी पर है। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और जहां पर ये डैम बनाया गया है, देखिए रिवर फ्लो क्या होके आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर एक दीवार बना दी गई है, तो इस एरिया में पूरे में रिवर का पानी इकट्ठा किया गया और धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं। तो ये जो रिजर्वायर बनाया है इसे कहते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर। ठीक है, भाखड़ा डैम हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक गोल्ड रेफर टू व्हाट, ब्लैक गोल्ड का अर्थ क्या है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। ठीक है, कोयले को कहा जाता है, या फिर पेट्रोलियम को, या गोल्ड को, या डायमंड को। देखिए गोल्ड तो गोल्ड है, वो तो येलो है। डायमंड डायमंड है, इसका स्पेशल नाम हो गया। पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसको पेट्रा शब्द से कहे तो इसको रोक ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रा शब्द का मतलब है रोक, और वहां से लियम, ओलियम मतलब ऑयल, तो जो रोक ऑयल भी कहा जाता है। इसलिए अब इसका जब इसको निकालते हैं स्टार्टिंग में, तो इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, बाद में इसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको क्रूड ऑयल जो अब नाम सुनते हैं ना, कच्चा तेल, तो उसको जब निकालते हैं तो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें बूस्ट किससे मिला हुआ है, इसी फ्यूल से मिला हुआ है। इसी से डीजल मिलेगा, इसी से पेट्रोलियम से पेट्रोल मिलेगा, इसी से केरोसिन मिलेगा, डाइज मिलेगी जो कि कपड़े इंडस्ट्री में यूज होती है। इंडियन स्टेट विच है कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान आर, कौन से ऐसे इंडियन स्टेट है जिनके पाकिस्तान के साथ कॉमन बॉर्डर है। ठीक है, सामान्य नहीं, ये कहेंगे शेयर्ड सीमाएं। गुजरात के साथ तो मिलता ही है, हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं मिलता है तो इसको काटिए, हरियाणा के साथ भी नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन ही कट गया।
उसके बाद गुजरात के साथ मिलता है, जम्मू कश्मीर के साथ मिलता है, पंजाब के साथ मिलता है और राजस्थान, ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी को एलिमिनेट करते चलेंगे, हमें ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन ठीक से डिजाइन है या नहीं। जम्मू कश्मीर इज गुड, हरियाणा इज गुड, नॉट गुड। ओके, काट देते हैं। जम्मू कश्मीर इज गुड, हिमाचल प्रदेश इज नॉट गुड, तो आवर आंसर इज बी। तो आप देखेंगे, अगर मैं अगर वेस्ट कोस्ट से देखें तो पहले गुजरात है, फिर ऊपर चलेंगे तो राजस्थान है, ऊपर पंजाब है और फिर J&K, ठीक है, और उसके बाद लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, इन सभी के साथ इनकी सीमाएं मिलती है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ए कॉमन बाउंड्री विद बांग्लादेश, किसके साथ बांग्लादेश की कॉमन बाउंड्री नहीं है। अगला, अगर बांग्लादेश का आप नक्शा देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, बांग्लादेश कुछ कुछ ऐसा ऐसा वहां पर फंसा हुआ सा दिखाई देगा, और नॉर्थ ईस्ट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेरा हुआ है, तो ये तो हमारा होगा, साझा नहीं करने वाला की बात नहीं। ये वाला जो पार्ट है ये मेघालय का पार्ट है, मेघालय प्लेशो, तो ये भी सीमा साझा करता है, तो ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गए। उसके बाद देखिए ये मिजोरम क्षेत्र है, ये नीचे वाला क्षेत्र मिजोरम, तो ये भी इसके साथ बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी शेयर करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सेपरेट है, तो दिस डू नॉट शेयर एनी लैंड बाउंड्री विद बांग्लादेश इज द राइट आंसर। HBJ पाइपलाइन इज बीइंग लेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1730 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्ट टॉपिक दिया हुआ है, केवीएस में मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये जितने भी केवीएस के टॉपिक हैं वो सारे बाकी एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। केवीएस ने वो मेंशन कर दिए हैं, अदरवाइज सभी एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये पाइप ट्रांसपोर्ट होता है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। कहते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि स्टार्टिंग में सेटअप किया जाए तो बहुत महंगा होता है, लेकिन बाद में इसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बहुत सस्ती होती है, तो वो पाइपलाइन है। एक बार बिछा दिया गया तो ये चलता रहेगा, बहुत बहुत मतलब सस्ता पड़ता है, ठीक है। एक हजीरा से लेकर उसके बाद में बीच में विजयपुर और उसके बाद जगदीशपुर, ये एक पाइपलाइन बिछाई गई है, इसके बारे में बात हो रही है। ये किसके लिए है, ठीक है। प्रोवाइडिंग कुकिंग गैस फॉर विलेजेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पॉपुलेशन, ये तो गलत है। प्रोवाइडिंग फीड स्टॉक टू लार्ज सिंगल लार्ज फर्टिलाइजर्स फीड्स, ये भी गलत है। सर्व द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ मैनी स्टेट, ये बहुत सारे स्टेट की पावर रिक्वायरमेंट को करने के लिए है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। प्रोवाइडिंग कुकिंग गैस फॉर विलेजेस है क्या, हजीरा जो पाइपलाइन है। जी नहीं, ये कुकिंग गैस के लिए नहीं है, ये पावर रिक्वायरमेंट के लिए है। इसके मोस्टली जो सप्लाई है वो पावर जनरेशन के लिए जो प्लांट बने हुए हैं उनके लिए ये सप्लाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का है, स्टैटिक जीएस का पार्ट है। एक बच्चे ने पूछा था, अली ने, कि सर ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से करें, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट में दिए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूसेंट में स्टैटिक जीएस का पार्ट है, जो पिछला पार्ट है वो स्टैटिक जीएस है, उससे वहाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन गुंजाइश रहती है कि 20 में से एक क्वेश्चन ऐसा डाल दिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी 2 भी डाल दिए जाते हैं, इससे पेपर थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, क्योंकि आप कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं, सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा भी होते हैं, इसलिए ये परेशान कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा गोवा। गोवा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यहाँ पर स्थित है, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर एक यूरोप का शहर है। इस शहर के अंदर कॉटन इंडस्ट्रीज जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा फेमस रही है, तो इसी वजह से भारत में भी ऐसे शहर को तलाशा जाता है अक्सर, ठीक है। तो भारत के साउथ के अंदर किसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, कोयम्बटूर भी वहीं पर है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, और मदुरई भी तमिलनाडु के अंदर है। तो ये बेंगलुरु तो नहीं है। अब हमें देखना है, चेन्नई भी नहीं है समुद्र के किनारे पर, ये कोयम्बटूर जो पार्ट है, ठीक है। यहाँ ब्लैक सोइल के थोड़े ट्रेसेस भी हैं, वहाँ पर लोकली भी कच्चा माल अवेलेबल है, तो इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, बिकॉज ऑफ कॉटन वेल डेवलप्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कपास उद्योग की इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसलिए कहा जाता है। तो स्टैटिक जीएस का एक क्वेश्चन और आ गया है। Which of the following gives the 2 largest union territories of India in term of geographical area in the correct descending order? कौन सी जो है
वो 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि 2 लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया का पेयर दिखाती है, लेकिन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर भी होना चाहिए, यानी कि अवरोही क्रम में, पहले बड़ी वाली, फिर उसके बाद दूसरी, सेकंड बड़ी वाली। अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दिल्ली। तो कभी कभी हमें पुराने फैक्ट पे अगर फोकस कर दे तो आपको ज़्यादातर जगह पर 90% जगह पर इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को सर्च भी करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, हमने इसको अपडेट किया है। 370 धारा खत्म हो गई है और 2 नई यूनियन टेरिटरी फिलहाल भारत में और हैं। ठीक है, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। दिल्ली पुदुचेरी का सीक्वेंस भी गलत है, तो हमारे पास सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी ये है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, सही डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा डी हो गया। ठीक है, तो जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो अगर आपको हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, ताकि आपको क्लासेस सब्सक्राइब, मैंने एनालिस्ट देखी है कि लगभग 50% बच्चे जो हमारे वीडियो देखते हैं वो नॉट सब्सक्राइब वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, आपको क्वालिटी कंटेंट अगर पढ़ना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो जीएस की क्लासेस तो सभी एग्जाम के लिए हमारी जो आई रही हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है हम थोड़ा सा रेगुलर ना देंगे, हम उनको एग्जाम के पास में ही देंगे, ताकि आपको डेली ना करवाया जाए कुछ चीज़ें, आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जाए। साथ ही साथ अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारी डेली क्लासेस से जुड़िए। ठीक है, डीएसएस भी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारी डेली क्लासेस से जुड़िए, यहाँ पर आपको उसकी तैयारी में हेल्प मिलेगी। टीजीटी जनरल पार्ट, जो पीजीटी जनरल पार्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। जीएस तो सभी एग्जाम के लिए हम करवा रहे, हमारी ये देखिए जीएस कोई बाउंड्रीड नहीं है, तो हम मोस्टली हम सभी एग्जाम के लिए जीएस कामयाब रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर आप हमारे केवीएस पीआरटी के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो केवीएस पीआरटी का कोर्स हमने लॉन्च किया है, बिल्कुल टू द पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में। जो बच्चे हमारे से पहले कोर्स से, जब हमने दूसरी जगह या दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कोर्स में हम शामिल थे, तो आप केवीएस पीआरटी के कोर्स को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको वन ऑफ द बेस्ट ये कोर्स मैं कहूँगा। देखिए बेस्ट, क्योंकि बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के कोर्स मैंने देखे नहीं हैं, कुछ के मैंने देखे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप सेटिस्फाई होंगी केवीएस पीआरटी के कोर्स से। ठीक है, आपको बहुत इंटरेक्टिव वे में ईवीएस में करवा रहा हूँ और साथ ही साथ साइंस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ करंट अफेयर का पोर्शन भी नोट्स आपको अपलोड करेंगे, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें। और बाकी सब्जेक्ट जो है उसमें साइकोलॉजी की क्लास आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप यूट्यूब पे शाम को 8 बजे साइकोलॉजी की क्लास देख लीजिए, आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि सीटेट कौन सीटेट पढ़ा रहा है। और देखिए टीचर पोस्ट के लिए, केवीएस के लिए और डीएसएसबी के लिए लोग सीटेट लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं। सीटेट आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तभी तो आप केवीएस पीआरटी या बाकी डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा है, और कुछ लोग अभी सीख रहे हैं और वो अभी लो लेवल का बेसिक सीख रहे हैं, तो इसलिए वो बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो गोविंद सर हैं वो लगभग 12 साल हो चुके हैं उनको पढ़ाते हुए साइकोलॉजी, तो आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारे पास, जिसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, उसके बाद गौरव सर भी गोविंद सर के जो है बचपन के ही दोस्त हैं, तो वो भी लगभग 12 साल से पढ़ा रहे हैं, बल्कि जब वो तैयारी करते थे उस दौरान भी पढ़ाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वो लगभग 12 साल से ही पढ़ा रहे हैं। अमित सर इज आल्सो टीचिंग सिंस 6 ईयर, 6 साल से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन में वो पहले नहीं पढ़ा पाए हैं, तो वो ऑफलाइन में ही जो ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अर्जुन सर हैं, अर्जुन सर जो इंग्लिश करवाते हैं, आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे, उनकी क्लासेस देखिए, आप डेमो क्लासेस देख लीजिए। डेमो क्लासेस आपको जो है ऐप पे भी अवेलेबल है, और डेमो क्लासेस के प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आपको वो हेल्प करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका आंसर हमने दे दिया तो इसका डी आंसर होगा। अर्जुन क्लासेस की इंग्लिश, अर्जुन सर की इंग्लिश की क्लासेस आप देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देखिए, और हमारे कोर्स से आप जरूर जुड़ेंगे, आपको पसंद आएंगी, इसलिए आप जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिव्स द 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा जो है एक सही अवरोही क्रम है सबसे बड़े 3 राज्यों का। ठीक है, तो अगर आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन लगते तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, तो अगर देखिए अवरोही क्रम देखना सबसे पहले राजस्थान ही होना चाहिए, तो आंसर आपका इजीली निकल रहा है। किसी में भी पहले पर राजस्थान नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के बाद चेक कर लीजिए मध्य प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी है। आपको 3 स्टेट तो याद होने ही चाहिए।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी चौथे पे आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से छोटा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये भी काट दीजिए, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सबसे लास्ट में, ये तो गलत हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मोर देन वन स्टेट? कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि दो राज्यों के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है? देखिए, नागार्जुन सागर पे कल बात की थी, ये तो बस आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, बिल्कुल नहीं, तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, तेलंगाना ही इसको एडमिनिस्टर करता है। कोसी बिहार के अंदर हो गया, हीराकुंड हो गया उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इसके बाद जब भी ऐसा होता है कि तेलंगाना के, जब भी ऐसा होता है कि किसी नदी पे विवाद होता है, तो उसी में ये बनेगा। और नदी विवाद आप देखते हैं कि तुंगभद्रा कृष्णा जल विवाद भी है, जिसमें तुंगभद्रा का जल जाता है। तो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है कर्नाटक के अंदर, और इसको एडमिनिस्टर करते हैं कौन? कर्नाटक भी और आंध्र प्रदेश भी, दोनों मिलकर इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी जनरल क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। इसमें देखिए, आप सब जानते हैं कि हिल आपने सुना होगा, इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर है? एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उसके इनको कार्डेमम हिल भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन का आंसर देखिए, केरला के अंदर ये हिल है। केरला फेमस है मसालों के लिए। ठीक है, कौन से राज्यों में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केरला के अंदर होता है। नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू, कहाँ पर जाकर नर्मदा तापी? वैसे तो हम जानते हैं कि वो अरेबियन सी में जाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो इंडियन प्लेन, जो इंडिया का प्लेचू है, प्रायद्वीप का पठार है, पेनिनसुलर प्लेचू, उसके ढाल को फॉलो ना करते हुए ये रिफ्ट वैली से बहते हुए अरेबियन सी में चली जाती है। ठीक है, लेकिन वो अरेबियन सी में भी कहाँ पर जाकर गिरती है? गुजरात का कोस्ट देखें एक बार, तो आपको गुजरात का कोस्ट यहाँ तक है। ठीक है, गुजरात ऐसे करके। अब यहाँ पर ये जो खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ खंबात। तो यहीं पर ये दोनों रिवर गिरती हैं। पाक स्ट्रेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो श्रीलंका के और भारत के बीच स्ट्रेट है। बे ऑफ बंगाल होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अरेबियन सी में, और गल्फ ऑफ कच्छ भी नहीं है। यहाँ पर ये आकर गिरती है। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। द एडवांटेज ऑफ माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट इज दैट दे आर व्हाट? अगर पहले क्या होता था कि जैसे भाखड़ा बांध है या बाकी बांध है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते, बहुत ज्यादा पानी स्टोर किया जाता था। अब एक दीवार बना दी है, उस दीवार में पीछे से जितना भी चीजें बह के आती थी, पत्थर कंकड़, अब यहाँ पर वो स्टोर होने लग गया। अब वो स्टोर होने की वजह से क्या हुआ, जिस पर्पज के लिए ये बनाए गए थे उस पर्पज में ये काम नहीं आ रही, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले पानी ज्यादा स्टोर होता था, लेकिन अब पानी स्टोर नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके पिछले साइड में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए अब नया तरीका निकाला है कि माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बनाए जाए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाएं, ताकि उनकी सफाई करना भी आसान हो जाए अगर वहां पर सेडिमेंट जम जाते हैं। ठीक है, अब इनका लाभ क्या है? मेक यूज ऑफ वाटर ऑफ द पेरिनियल हिल स्ट्रीम एंड इरिगेशन कैनाल, तो ये तो बड़े हाइडल प्रोजेक्ट का भी पार्ट है, वो भी कर सकते हैं यूज। प्रिवेंट फ्लैश फ्लड, बिल्कुल फ्लैश फ्लड तो ये रोक सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा किया गया है, तो पानी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आया है तो वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। तो पहले एक ही जगह इकट्ठा किया जाता था, अब थोड़ी थोड़ी कई जगह भी इकट्ठा कर लेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन ये तो जो बड़े प्रोजेक्ट है उनमें भी होता है, सेव वाटर, वाटर को सेव करते हैं, बिल्कुल बह के समुद्र में जाने से अच्छा इकट्ठा कर ले। लेकिन स्पेशली क्या है, ये इनकी कॉस्ट कम है, क्योंकि ये छोटे हैं ना, इनकी कॉस्ट है कम, ऑपरेशन की भी कॉस्ट कम है, बनाने की भी कॉस्ट कम है। ठीक है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज व्हाट? भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री को क्या कहा जाता है? 1914 में ब्रिटिश काल में ये बाउंड्री जो है डिजाइन की गई थी, इसके द्वारा सर मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, डूरी लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ये लाइन नहीं है। इसके बाद LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में है, और LOC जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी बाउंड्री है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि वही रेड क्लिफ लाइन ही होगी, क्योंकि पहले बांग्लादेश का नाम भी पाकिस्तान ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और मदुरई रीजन किसके लिए फेमस है? ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जोन है ये, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, एग्रीकल्चर रीजन नहीं है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे होंगे नहीं, क्योंकि बेंगलोर तो समुद्र के किनारे नहीं है, कोयम्बटूर भी नहीं है,
तो इसलिए मदुरई भी नहीं है, ठीक है। तो आप सभी इस ऑप्शन को भी कर सकते हैं। ड्राई माउंटेनियस रीजन, ड्राई माउंटेन जो है वो आपको राजस्थान के अंदर दिखाई देगी, अरावली हिल, ठीक है, वहाँ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ये ऑप्शन भी काट सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर रीजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो रीजन है चेन्नई, बेंगलोर में खासतौर से ये एग्रीकल्चर रीजन है, लेकिन ये स्पेशली इस पेड़ को देखे तो ये इंडस्ट्रियल रीजन के लिए फेमस है। भारत की जनजातियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको एक स्पेशल क्लास इस पे दी जाएगी, ठीक है, और वो बहुत इसे इंटरेक्टिव वे में दी जाएगी कि आप याद रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसने आपसे पूछा है कि भील और कोल कहाँ पर रहते हैं, इन नीलगिरी। तो नीलगिरी में आपको नहीं मिलेंगे भील और वो भील और कोल जनजाति। आप देखिए राजस्थान के अंदर आप भील मीना नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ विंध्याचल पर्वत के पास में आप देखेंगे अलोंग द विंध्याचल रेंज, ऊपर भी नीचे भी आपको भील और कोल दोनों जनजाति मिलेंगी, ठीक है। नीलगिरी में नहीं मिलेगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे आप देखें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में इधर देखेंगे ना जब आप, तो यहाँ पर ये जनजातियों के नाम नहीं मिलते। यहाँ पर आपको गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी अबोर आपको करवाया गया पहले क्लासेस में, मिसमी अबोर, मिसी, ठीक है। डफला हिल्स के हिसाब से नागा कुकी जनजाति करवाई गई थी, मिजो जनजाति है, ये सारी करवाई गई, तो वहाँ ये नाम नहीं है, तो ये भी आप काट दीजिए। ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलती है, तो हमारा विंध्या रीजन सही आंसर हो गया है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा रिवीजन मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सोयल से लिया गया है भारत की मिट्टी, ठीक है। टॉपिक है रेड सोयल आर रिच इन आयरन, बिल्कुल ये आयरन कंटेंट के मैग्नेटाइट और मिलता है, तो आयरन कंटेंट की वजह से जो आपको इसका कलर कुछ कुछ रेड दिखाई देता है, और जहां पर इस सोयल के अंदर पानी की अधिकता होती है वहां पर ये येलो कलर का दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक है, आयरन कंटेंट की वजह से, तो ये तो ठीक है, गलत ढूंढना है। ब्लैक सोयल आर रिच इन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये जो ऑप्शन दिए हैं ना नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये बड़ा गड़बड़ है। ब्लैक सोयल के अंदर पोटाश की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन कम होता है, इसलिए यूरिया यूज किया जाता है। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, तो पोटाश होता है, ये दो नहीं होते, तो हमारा गलत आंसर तो हमें मिल गया है, ठीक है। ये वो नीचे क्या दिया गया है, एलुवियल सोयल आर रिच इन पोटाश बट पुअर इन फास्फोरस, ये तो ठीक है। अब है रेड सोयल आर सुटेबल कल्टीवेशन ऑफ पल्सेज एंड कोर्स, जी जहाँ जहाँ पर भी रेड सोयल है वहाँ मोटे अनाज की खेती की जाती है, दाल की खेती की जाती है, ये भी ठीक है, हमें गलत मिल चुका है, आंसर हमारा मिल गया। सो वी आर गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम इंसोलेशन, क्वेश्चन कौन से पार्ट की तरफ जो है इंडिया में सबसे ज्यादा सूर्य तप मिलता है। इंसोलेशन टॉपिक आपको करवाया गया है पहले, कोर्स का पार्ट भी रहेगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ भूमध्य रेखा से चलते हैं तो सन का जो इंसोलेशन है यहाँ पर तो डायरेक्ट किरणें पड़ रही है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे तो वही जो बीम है, जो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की एक बीम सूरज से निकल के गई है, वो ज़्यादा एरिया में फैलती है, तो वही हीट ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इंसोलेशन कम होता है। यहाँ पर देखिए इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई है और वहाँ पर ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तिरछी किरणें हो जाती हैं, ये परपेंडिकुलर है, लंबवत किरणें हैं, तो वही कॉलम ऑफ हीट जो है या जो सन की रेज है वो कम एरिया में फैलेंगी तो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। जैसे मैग्नीफायर होता है, वो सारी की सारी लाइट जो इस पे पड़ी है उसको एक बिंदु पे मैग्नीफाई कर देता है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए सन की लाइट का ये कॉलम इतने एरिया में फैला, ये यहाँ पर, तो जैसे इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंसोलेशन कम होता जाता है। इसका मतलब इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट इसका मेन लैंड जो है साउदर्न पार्ट इसका लॉन्ग लेटीट्यूड है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंसोलेशन कम होता जाएगा। सबसे निचला हिस्सा कौन सा है इंडिया का, वहाँ पर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होगा। ये तो ऊपर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये सबसे नीचे है, हमारा आंसर डी हो गया। तो आपको कैसी लगी क्लास, जरूर अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। हमें भी आपके व्यूज़ पता चले, आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं या सही से नहीं करवा रहे हैं चीज़ें। और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि और अब आप दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस भी आएंगे, अभी ज्योग्राफी पे फोकस था, अब नेक्स्ट क्लासेस जो है वो दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएंगी, जैसे साइंस की क्लासेस हैं या पॉलिटी की क्लासेस हैं, हिस्ट्री की क्लासेस हैं, वहाँ पर भी हम शिफ्ट करेंगे जल्दी ही, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, डेली करेंगे तो आपको अच्छा रिवीजन भी मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप डेली आइए क्लास में, ठीक है, 11 बजे क्लास होती है, अलार्म लगा लीजिए। वैसे तो नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाता है, तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी। इसके अलावा बेल आइकन दबा लेंगे सब्सक्राइब करके, तो भी आपकी क्लास मिस होने का चांस नहीं है। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप से आपको लाइव जब क्लास आती है
तो बाकी बच्चों के साथ चैट में आगे जुड़ने का अवसर मिलता है। तो वहाँ बच्चे कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी तैयारी कैसी है, उससे आप कंपेयर करके अपने आप को उस हिसाब से अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ एक तरह का आपका टेस्ट ही हो जाता है और आपको रिवीजन भी होता है, बच्चे काफ़ी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने जो है हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, द फीडियाज एकेडमी। इस ऐप पर आपको बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ में साइकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हैं, जिसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आप उनको पढ़ते रहे वहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ आप केवीएस पीआरटी या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी पीआरटी उसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्सेज भी हैं और सब्जेक्ट के कोर्सेज भी हैं। आप उनके डेमो क्लास देके फ़ायदा उठा सकते हैं। कोर्स नहीं भी लेना तो भी वो डेमो क्लासेस से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप उनके डेमो क्लास से लगता है कि आपको वो अच्छी तैयारी करवा सकते हैं तो आप ज़रूर हमारे कोर्स पर एनरोल करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए एक पंक्ति है कि जितनी भी चुनौतियाँ होती हैं, ठीक है, वो चुनौतियाँ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। ठीक है, आप देखिए अगर आप किसी चुनौती से बाहर निकल गए, ठीक है, एनीथिंग दैट नॉट किल्स यू, एनीथिंग दैट नॉट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। यानी कि एनीथिंग दैट नॉट किल्स यू, यानी कि ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ थी, आपने फेस की। ठीक है, अगर आप उस पर सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर वो आप स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं। ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज से घबराना नहीं है। डिफ़िकल्टीज तब तक ही होते हैं जब तक आप उन डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए अपने आप को कैपेसिटी नहीं बनाई है। जैसे आप कैपेसिटी बनाएंगे, वो कैपेसिटी बनेगी मेहनत से। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट तो है एग्ज़ाम, लेकिन 1 लाख लोगों में जो फॉर्म भरते हैं वो 4000 ये होते हैं जो कंपटीशन में हैं। ठीक है, और पोस्ट होती है 2000। ठीक है, तो ये 4000 जो जने हैं, इन्होंने इनकी सबकी तैयारी बराबर है। ठीक है, अपने आप को स्वस्थ भी रखिए, अच्छी डाइट लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल रेगुलर रहिए स्टडीज़ पे। ठीक है, क्योंकि रेगुलर रहेंगे तो बाकियों से आगे रहेंगे, वरना बाकी आगे निकल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, आपका दिन शुभ हो।